आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है एडू स्टार चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं दोहे, रहीम जी के दोहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दोहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रहीम जी थे ना, इन्होंने जो अपना ये जो जितने भी ये दोहे लिखे हैं इन्होंने, एक मिनट, ये दोहे है ना, जितने भी आपके इस सिलेबस में हैं इस टाइम पे दोहे, ये सारे उन्होंने लगभग लिखे, उन्होंने सारे ही ब्रज भाषा में बोले हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब उन्होंने ये दोहे लिखे हैं तो उस टाइम पे ना ब्रज भाषा चलती थी, ऐसी भाषा चलती थी। आजकल तो हम लोग मॉडर्न में बोलते हैं कि हाँ क्या है तू कैसा है, ऐसा मतलब जो भी नॉर्मल हम कन्वर्जेशन करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं मॉडर्न। लेकिन ये जो है ना, ये है ब्रज भाषा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनमें ना आपको थोड़ा मीनिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो हिंदी है आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे और एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इनके मीनिंग्स भी पता चल जाएंगे। ठीक है, और हम लोग शुरू करते हैं। जो रहीम जी हैं, वो उन्होंने ये दोहे हैं, वो हम लोग दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये लिखे हैं। ये शिक्षा देने के लिए हमको ये दोहे हमको लिखे हैं, है ना। तो जैसे पहला वाला हमारा दोहा है, उसमें है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गठ पर जाए। इसका एक सिंपल सा मीनिंग यह है कि अगर रहीम को हमको प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम का यानी कि हमको अपने सगे संबंधियों के साथ अपना प्रेम रूपी जो धागा है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक बार टूट गया तो ये दूसरी बार तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको जोड़ सकें। और अगर ये जुड़ भी जाता है तो इसके अंदर क्या रह जाती है, गांठ रह जाती है। आपने देखा होगा, अगर कोई रस्सी है तो अगर हम उसके जो है कि बीच में से अगर हम उसको तोड़ दें, है ना, तो क्या होता है ना, एक मिनट, तो क्या होता है कि फिर ये जो रस्सी के बीच में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये से गांठ सी टाइप रह नहीं जाती कि बीच में मोटा सा हो जाता है, तो ये रह जाती है। तो ये वो समझाना चाहते हैं कि हमारा अगर हम लोग प्रेम का धागा तोड़ देते हैं, अपने सगे रिश्तेदारों के साथ लड़ लेते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि आजकल तो ये सब चीज़ें आम हैं। अगर किसी ने तू करके भी बोल दिया जी, तो फिर तो लड़ाई युद्ध हो जाता है। तो हम लोगों को ना ज़रा अपनी बोलबानी पे ध्यान रखकर हमें अपने जो हमारे सगे संबंध हैं उनको बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार ये टूट जाते हैं तो कभी जुड़ते नहीं, और अगर जुड़ते हैं तो उनके अंदर कड़वाहट, खटास, गांठ रह जाती है। तो अगर, है ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हमको रिश्तेदारों की किसी ना किसी लाइफ के किसी भी स्टेज पे हमको उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, हर समय उनकी ज़रूरत पड़ती है कभी, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं ज़िंदगी में। फिर उसके बाद हमारे अगले जो दोहा है उसमें है रहीमन निज मन की वृथा, मन ही राखो गोए। यानी कि रहीमन निज यानी कि अपने खुद की मन की जो वृथा है, बातें हैं, उनको मन में ही रख लो, गोए छुपा के रखो। क्योंकि अगर लोगों को हमने उसको सुना दिया तो वो उठेले, यानी कि वो हम लोगों पर मजाक उड़ाएंगे, बजाय कि उसका शौक या उसका क्या कहते हैं, उसको बांटने के बजाय वो लोग उस पर हंसेंगे, हम लोग पर हंसेंगे। अगर हम अपनी कोई भी दुख हम अपना साझा करते हैं किसी के साथ, तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे।
तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हमको अपने जो ये हमारे मन की जो मन की जो वृथा है, निज हमारे घर अपनी बातें हैं, अपने सीक्रेट्स हैं, उनको अपने पास ही रखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। अगर हम उसको बताते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको बांटने की बजाय हमारे सामने तो वो लोग बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे कि हाँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा वैसे, लेकिन पीठ पीछे लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, है ना। एक जाने को कुछ कह दिया, दूसरे को कुछ कह दिया, है ना, ऐसा ही होता है। फिर हमारा अगला दोहा है, एक सधे सब सधे सब सधे सब जाए, रहीमन मूल्य खिंचवो फूल फले अघाए। इसका मतलब हमारा है कि एक सदे सब सदे, यानी कि एक समय पर हमको एक ही काम करना चाहिए बजाय एक समय में सब काम करने के, है ना। क्यों? अगर हम एक टाइम पर एक ही काम करेंगे, एक ही टाइम पे हमने सपोज़ करो कि हम लोगों ने ऐसा नहीं हमको करना चाहिए कि एक क्वेश्चन मैं मैथ्स का कर लेता हूँ अभी, और फिर एक क्वेश्चन मैं फ़िज़िक्स का कर लूँगा, फिर एक क्वेश्चन मैं कर लूँगा केमिस्ट्री का, फिर एक मैं बायो का कर लूँगा होमवर्क के टाइम पे, कि सारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से हम लोग क्या करने हैं कि हमको समझ में नहीं आया कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। बजाय हम ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ के करने के बजाय कि हम लोग एक टाइम पर पूरा मैथ्स का काम करें, एक टाइम पर पूरा केमिस्ट्री का काम करें, एक टाइम पर पूरा फिज़िक्स का काम करें, है ना। ऐसे तो होता है ना, ऐसे तो होता है कि, है ना। तो अगर हम एक टाइम पे एक ही काम करेंगे तो हम लोगों को हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा। और जो आगे रहीम जी कहते हैं, जैसे हम फूल की जड़ों पर पानी देते हैं और फूल कैसे फल, जो पेड़ है वो कैसे फल फूल कर हमको इतने सारे फल देता है, इतनी सारी सब्जियां, इतनी घनी छाँव देता है, इतने सारे लकड़ियां देता है, इतनी सारा, है ना, कितना कुछ देता है, इतनी ठंडी हवा देता है, इतने हमको ऑक्सीजन देता है, कितना कुछ दे देता है। क्यों? क्योंकि हमने एक समय पर हमने एक जगह पर काम किया। लेकिन अगर हम एक समय पर बहुत सारा काम करते कि ये भी कर लो, पेड़ों के ऊपर भी पानी दो, नीचे पानी दे दो, तो फिर नहीं बात बनती है ना। तो ठीक ऐसे ही, है ना। उसके बाद चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। यानी कि चित्रकूट में रमी रहे, रमी यानी कि श्री राम के लिए ये कहा गया है। किनके लिए? राम जी के लिए बोला गया है कि चित्रकूट में, यानी कि आप लोगों ने रामायण तो सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, 6th में भी आप लोगों ने 6th क्लास में, कि जो चित्रकूट में राम जी रहे थे, उनको क्या बोलते हैं, वनवास था 14 वर्ष का। तो उस टाइम पे वो लोग वहाँ पे रहे, चित्रकूट में रमे रहे। कौन रहे? अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा श्री राम जी चित्रकूट में रहे। कब? जब उनका मुश्किल समय था, जब उनका कठिन समय था, है ना। ठीक है ना। और अब ठीक वैसे ही जब लोगों पर कोई मुसीबत आती है, जब उनकी विपदा का समय होता है या कोई भी तकलीफ़ उनको होती है, वो लोग शांति पाने के लिए, श्री राम जी का ध्यान करने के लिए वो लोग जाते हैं। कहाँ पे? चित्रकूट में जाते हैं। वो लोग कहाँ पे जाते हैं? चित्रकूट में जाते हैं शांति पाने के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग मेडिटेशन करने के लिए, है ना, सन्यासी लोग हिली रीजन्स पे जाते हैं क्योंकि शांति पाने के लिए। ठीक वैसे ही लोग जब अपनी ज़िंदगी से दुख आकर, है ना, वो जाते हैं चित्रकूट में और वहाँ पे जाकर वो शांति प्राप्त करते हैं, श्री राम का ध्यान वो करते हैं। ठीक है। आगे हमारा दोहा है, धीरज दोहा अर्थ के अखर थोड़े हो आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमटे कूद चढ़ जाए। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, बहुत अच्छा मीनिंग है। देखो, आपने पहले इन एक पहला दोहा, दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, चौथा दोहा, आपने देखा होगा कितने छोटा 2-2 लाइन के ये हैं, लेकिन इनके शब्द, इनके जो
अक्षर तो थोड़े हैं इनके अंदर, लेकिन इनके कितना गहरा मीनिंग है। तो वही इस पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दोहों के जो अर्थ हैं वो बहुत गहरे होते हैं, लेकिन उनके जो अक्षर यानी कि शब्द जो हैं उसके अंदर लिखे हुए वो बहुत ज़्यादा थोड़े होते हैं। दो दो लाइन, ये भी 2 लाइन का, 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 सब 2 लाइन के, है ना। कोई भी तो ज़्यादा नहीं है, दोहे छोटे हैं लेकिन गहरा, इनका मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। ठीक है। जो रहीम नट कुंडली समेटे खुच्चड़ जाए, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कभी सर्कस में कि एक ऐसे रिंग टाइप का ना रहता है, उसके चारों तरफ ऐसे आग लगी हुई रहती है ना, और फिर एक जोकर आता है उसके बीच में से ऐसे कूद कर इधर वाली साइड में चले जाता है, यहाँ से इधर की तरफ चले जाता है वो, इस वाली साइड से इधर वाली साइड में, है ना। आपने देखा ही होगा अगर आप वहाँ पे सर्कस पे गए हो तो, है ना, कैसे वो सिकोड़ कर ना यहाँ से ये आग लगे हुए रिंग से पार कर जाता है, आग लगी हुई रिंग को पार कर जाता है। उसके बाद है ना, तो ये है उसका मीनिंग कि जैसे दोहों के अर्थ बहुत गहरे होते हैं लेकिन वो उनके अक्षर थोड़े होते हैं, उनके अंदर मतलब अर्थ बहुत गहरे होते हैं और अक्षर उनके थोड़े होते हैं। तो रहीम जी कहते हैं आगे कि ठीक वैसे ही जैसे जो जोकर है वो नट कुंडली से, नट यानी कि नट का मतलब होता है जोकर जो है वो कुंडली, इस रिंग को कुंडली कहते हैं, कुंडली को पार कर जाता है, कैसे अपने शरीर को सिकोड़ लेता है और उसको पार कर लेता है। फिर है धनी, हमारा अगला जो दोहा ये वाला, धनी रहीम जलपंक को लगुन जे पियत अघाय, अधि उद्धति बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी, इस वजह से ऐसा हो गया, इग्नोर मारिएगा। तो हम मीनिंग पे चलते हैं। इसमें बोला क्या है कि जो बोलते हैं कि वो कीचड़ कितना धनी है, जो उसके अंदर जो पानी की जो बूंदें हैं उसकी वजह से वो कीचड़ को भी कितना सम्मान मिलता है, कितना लकी है वो कीचड़ भी, जो जिसके अंदर वो कीड़े मकोड़े रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं और वो उस कीचड़ वाले पानी को क्या करते हैं, पी जाते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन उस समुद्र की बड़ाई करने का क्या फ़ायदा, उसके बड़े होने का क्या फ़ायदा जब उसके पास से लोग प्यासे आ जाते हैं, है ना। क्योंकि हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा क्या होता है वो सॉल्टी होता है। अगर हम उसको पी भी लेंगे ना तो वो हमारी जो अंदर का जो सिस्टम है थोड़ा ख़राब कर देगा, तो है ना। तो यही उन्होंने बोला है कि देखो कितना वो धनी यानी कि कितना लकी है, कितना भाग्यशाली वो कीचड़ का पानी है जो जिसको पीकर छोटे छोटे जीव जो है जीवित रह रहे हैं। लेकिन वो बड़े से सागर का क्या मतलब, क्या उसकी बड़ाई करने का क्या फ़ायदा जब उसके पड़ोस से, उसके पास से लोग जाकर वहाँ से ऐसे ही प्यासे आ जाते हैं। फिर इसमें हमारा अगला दोहा आ जाता है, नाद रिज तन दे मर्ग नर धन हेत समेत। इसमें उन्होंने बोला है कि जो नाद यानी कि हिरन, किसके लिए कहा गया है, हिरन के लिए, सॉरी एक गलती हो गई, नाद यानी कि ध्वनि, जो ध्वनि को रिज यानी कि मोहित होकर यानी कि किसी भी चीज़ को मोहित होकर जब वो जो हमारा होता है ये अपना नर यानी कि हिरन जो होता है वो अपना शरीर मर जाता है। कैसे, क्योंकि कभी भी आप जो होता है ना हिरन, वो अपनी उसमें म्यूज़िक की जब साउंड म्यूज़िक सुनता ना तो वो भागा उसके पीछे पीछे जाता है और शिकारी अपना शिकार कर लेता है ना, कर लेता नहीं क्या। लेकिन रहीम जी कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे जो मनुष्य है वो भी प्यार में मोह में आकर अपने सारी धन संपत्ति दे देता है, जैसे हिरन दे देता है ना। हिरन भी तो अपने शरीर दे ही रहा है, उसके पास और क्या है, अपने शरीर के सिवाय उसके पास तो और कोई धन दौलत नहीं। हम लोगों के पास धन दौलत है, हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, कितना कुछ होता है, लेकिन
बोलते हैं कि वो कैसे लोग हैं, वो तो पशु से भी अधिक गंदे हैं, जो अपने अपने स्वार्थ को पाने के बाद किसी को कुछ नहीं देते, है ना। वो लोग गलत हैं, वो लोग गंदे हैं। क्यों गंदे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ को पूरा करने के बाद लोगों को पूछा तक नहीं, जिससे उनको मतलब था। पहले तो उसका खूब पूछा कि ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। जब उसको काम हो गया, चलो तू कौन मैं कौन, ये वाली बात हो जाती है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात कभी नहीं बनती, जितनी मर्जी लाख कर लो तुम कोशिश, जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो। ठीक जैसे फटे दूध से हम लोग माखन नहीं निकाल सकते, वैसे ही हम अपनी बिगड़ी हुई बात को कभी सुलझा नहीं सकते, मतलब उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर लड़ाई हो गई तो हम प्यार से फिर बाद में नहीं रह सकते ना किसी के साथ। अगर किसी ने आपको गाली निकाल दी, लड़ाई हो गई जी खूब सारी, तो फिर उसके बाद आप नहीं बोलते ना लोगों के साथ। ठीक कैसे? जैसे फटे दूध से हम लोग माखन नहीं निकाल सकते। उसके बाद हमारा है थर्ड कह रही हूँ, ये वाला दोहा। रहीमन देखी बड़न को लबू न दीजिए डारी। ओके, बड़े चीज़ को देखने के बाद छोटी चीज़ की निंदा ना करें, क्योंकि जैसे ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जैसे साइकिल आ गई जी, आज तो हमारी नई पुरानी साइकिल को कौन देख रहा है जी, तो फिर नई साइकिल पकड़ी और घूम दे, सबको चक्कर दिखा दे, ये देखो मेरी पुरानी साइकिल तो इतनी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं नई ले आया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन एक दिन जब नई साइकिल ने धोखा दे दिया ना, तो उस दिन फिर पुरानी साइकिल पे आना पड़ेगा बेटा, है ना। तो यही हम लोग यही समझाने की कोशिश की है कि बड़ी चीज़ को देखने के बाद छोटी को हमको लांघना नहीं चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ पे तलवार नहीं आती है काम। सुई कपड़ा सिल सकती है, तलवार नहीं सिल सकती। जहाँ पे तलवार का काम है वहाँ पे तलवार का, और जहाँ पे सुई का काम है वहाँ पे सुई ही कर सकती है ना। उसके बाद हमारा अगला है, रहीमन निज संपत्ति बिना कहो न विपत्ति सहाय। ओके, यानी कि हमारी जो अपने निज यानी कि हमने हमारी अपनी जो संपत्ति, इस संपत्ति का मतलब है हमारे खुद के रिश्तेदारों को बिना हमारी जो विपदा है ना, उसमें कोई हमारा साथ नहीं देगा। हमारे खुद के माँ बाप के बिना, हमारे खुद के भाई बंधुओं के बिना हमारा साथ कोई नहीं देगा जब हम लोग विपदा में होंगे। हम लोगों का आज चोट लग गई तो मम्मी पापा पहले पूछते ना, मेरे बच्चे को चोट लग गई, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, बेटा ध्यान से चलाया कर साइकिल, ऐसे क्यों तू रोज़ जल्दी जैसे चलाता है, इस वजह से तेरी चोट लग गई, है ना। होता है ना कि हाँ हमारा बच्चा है, इस वजह से वो लोग कहते हैं, है ना। तो अगर हम लोग अपनी संपत्ति के बिना हम लोग कुछ नहीं है ना। जैसे ठीक वैसे ही जैसे कमल जो है कि पानी के बिना नहीं उग सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तब तो फिर उसको रवि यानी कि सूरज भी उसको नहीं बचा सकता। कैसे? अगर कोई कमल है वो पानी में खिलता है, अगर उस पानी में पानी ही नहीं है उसके पास, तो फिर वो सूरज भी थोड़ा ना बचा लेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो उसको सनलाइट भी चाहिए और पानी भी चाहिए, दोनों के साथ उसका काम होगा, है ना। कमल का दोनों के साथ काम होगा। उसके बाद रहीमन पानी ये वाला है ना हमारा दोहा, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून। इसमें उन्होंने लिखा है कि पानी को बचा कर रखिए जी, बिना पानी के सब कुछ सूना है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो मोती मनुष्य चून यानी कि आटा कैसे बनेगा, आटा कैसे गूंदेंगे हम, आटा कैसे मसलेंगे हम लोग, है ना, मलेंगे, और मनुष्य कैसे जीवित रह पाएगा और मोती कैसे बनेगा अगर हमारे पास पानी ही नहीं होगा। तो पानी नहीं होगा तो ये है ना, कोई भी वर्ड में जीवित नहीं रह सकता। तो पानी को सेव करिए, पानी को बचा के रखिए। इस दोहे में हमको ये समझाने की उन्होंने क्या की है, कोशिश की है। तो इसी के साथ हमारे दोहे होते हैं कंप्लीट। और अगर आप लोगों को कोई भी
तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ को समझने में, किसी के मीनिंग में, या फिर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं बताना चाहती थी आपको कि जो इन सभी दोहों का मीनिंग है ना, वो अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे ना, इन सबको एक बार दोबारा पढ़ना, तो तब आपको सबके मीनिंग आ जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे नट हो गया, यहाँ पे चून हो गया यानी आटा, नट का मतलब जोकर, है ना। तो इन सबको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, छोटे-छोटे से, कि नट से संबंधित कोई वाक्य बनाइए। तो आप बना सकते हो कि नट जो है जोकर में मैंने आज नट देखा जो कि सर्कस में खेल दिखा रहा था अपना, है ना। तो ये सब अगर आपको मीनिंग आता होगा तो आप तभी तो बना पाओगे इन सब के मीनिंग। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि प्लीज़ वर्ड्स को अंडरलाइन करके मीनिंग ज़रूर लिखा करो, ताकि अगर आप अगली बार पढ़ो तो आपको याद रहे कि हाँ, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। ठीक है। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।